हेलो बच्चों। चलिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को आगे बढ़ाते हैं। और अभी तक जो हमने डिस्कशन किया दैट इज रिलेटेड टू कंडक्टेंस। इससे मैंने कहा ये एक तरह का रिवीजन है जो कि क्लास में ये हम डिस्कस कर चुके थे। अब कंडक्टेंस के अंदर एक इंपॉर्टेंट पार्ट पे अपन आ चुके हैं विच इज कॉलरश लॉ। लेकिन कॉलरश लॉ अपन स्टार्ट करें उससे पहले एक बार ब्रीफली इसे रिवाइज करते हैं, कनेक्ट करते हैं और कुछ क्वेश्चंस की हेल्प से अपन समझने की कोशिश करते हैं कि इन फॉर्मूलाज को, इन कॉन्सेप्ट्स को कैसे यूज करना है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। अपन जितने फॉर्मुलाज हमने पढ़े हैं जल्दी से एक बार डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमने कंडक्टेंस को डिफाइन किया। कंडक्टेंस का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है जी, जिसे अपन ने लिखा था 1/r। यूनिट की बात मैं करूं तो हमने लिखा था ओम इनवर्स या सिमेंस, इनमें से कुछ भी यूज करते हैं। सिमेंस के लिए कैपिटल एस यूज करते हैं। फिर हमने बात की कंडक्टिविटी, इसका दूसरा नाम था स्पेसिफिक कंडक्टेंस यानी कप्पा, और इसे हमने लिखा था 1/r इंटू L/A। मैंने ये भी समझाया था कि कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस कैरेक्टरिस्टिक होता है एक पर्टिकुलर कंडक्टर का। यानी अगर मान लीजिए मैं मेटल्स की बात करूं तो एक पर्टिकुलर मेटल के लिए फिक्स रहेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स डायमेंशन। वहीं पे अगर मैं इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की बात करूं तो इलेक्ट्रोलाइट अगर सेम है और उसकी कंसंट्रेशन अगर सेम है और टेम्परेचर सेम हम मान के चलते हैं तो ऐसे केस में उसकी कंडक्टिविटी वैल्यू स्टैंडर्ड रहेगी, फिक्स रहेगी। तो वो कैरेक्टरिस्टिक होती है, वो उसके नेचर को इंडिकेट करती है। यहाँ पे हमने कहा कि ये जो टर्म है विच इज L/A, इसे अपन रिप्रेजेंट करते हैं G स्टार से और इसे अपन कहते हैं सेल कांस्टेंट। हमने ये भी समझा कि L/A इस रेशियो में यानी सेल कांस्टेंट के अंदर L और A किसको रिप्रेजेंट करता है, तो L है डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड, दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी, ठीक है। और A जो है दिस इज क्रॉस सेक्शन एरिया या फिर एरिया या सरफेस एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड। जो भी गिवन हो सबका मीनिंग हम एक ही कंसिडर करके चलेंगे इस केस में। फिर हमने नेक्स्ट बात की लैम्डा एम, और हमने कहा कि लैम्डा एम का जो फॉर्मूला है वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि कप्पा की यूनिट क्या है। और हमने डिसाइड किया कि भैया कप्पा इंटू 1000 डिवाइड बाय मोलारिटी, ये कब यूज करेंगे, इफ कप्पा इन द यूनिट्स ऑफ साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। वहीं पे हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे कप्पा डिवाइड बाय 1000 इंटू एम, अगर आपका कप्पा यूनिट में है साइमन मीटर इनवर्स के, ठीक है। अब यहां से हमने इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के भी दोनों फॉर्मूला लिखे थे। तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के दोनों फॉर्मूले इसी फॉर्म में लिखते हैं। कप्पा 1000 हम अच्छे समझते हैं कि डिफरेंस जो आएगा मोलारिटी की जगह नॉर्मलिटी आ जाने वाला है, सो दिस विल बी नॉर्मलिटी। और यहां पे आ जाएगा लैम्डा इक्वल्स टू कप्पा, नीचे आ जाएगा 1000 इंटू नॉर्मलिटी। लिखने की जरूरत नहीं है। अब ऑब्वियस है कि पहले वाला फॉर्मूला कब यूज होगा, जब कप्पा सेंटीमीटर की यूनिट में है, और दूसरा फॉर्मूला यूज होगा जब कप्पा मीटर की यूनिट में होगा यानी SI यूनिट में होगा। फिर हमने इन दोनों के बीच में कोरिलेशन भी देखा। हमने देखा कि भैया मोलर कंडक्टेंस जो है ये होता है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इनटू एन फैक्टर। एन फैक्टर बड़े अच्छे से आना चाहिए। अगर मान लीजिए मैं एक ही आयन की बात कर रहा हूं तो उससे प्रेजेंट चार्ज, अगर मैं इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहा हूं तो टोटल पॉजिटिव या टोटल नेगेटिव, इनमें से एक देखना है, उसका मैग्नीट्यूड चाहिए, वो मेरा एन फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। इनमें बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। फैक्टर्स की बातें भी हमने की थी। अच्छा, एक बार फैक्टर्स की बात करते हैं, खासकर डाइल्यूशन की बात करते हैं। मैंने आपको कहा था कि डाइल्यूशन सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो हमने कहा था कि डाइल्यूशन करने पर 1 ml में प्रेजेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट मॉलिक्यूल्स और उससे बनने वाले आयंस जो है वो कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमने कहा था कि कप्पा की वैल्यू कम हो जाती है, कंडक्टिविटी कम हो जाता है या स्पेसिफिक कंडक्टेंस कम हो जाता है। दूसरी बात हमने की थी कि भैया डाइल्यूशन करने पर लैम्डा एम लैम्डा इक्विवेलेंट दोनों बढ़ते हैं, ठीक है। उसके रीजन हमने डिटेल में डिस्कस किए थे। चलिए क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे वो बात कर रहा है हाईएस्ट स्पेसिफिक कंडक्टेंस की, ठीक है। इसको जरा गौर से देखिएगा, कई बार बच्चा इंटरप्रेट नहीं कर पाता है डाइल्यूशन को और कंसंट्रेशन को, तो एक बार रिलेट करते हैं। तो मैं ये जानता हूं डाइल्यूशन जब हम करते हैं तो डाइल्यूशन करने पे कंसंट्रेशन जो है कम होती है, और डाइल्यूशन करने पर मैं जानता हूं कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस यानी कप्पा, इसकी वैल्यू जो है ये कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि 1 ml में प्रेजेंट आयंस का नंबर कम हो जाता है। तो साफ है कि कंसंट्रेशन कम करने पर कप्पा कम हो जाएगा। इसका मतलब इफ कंसंट्रेशन इज हाईएस्ट तो कप्पा भी क्या होगा, हाईएस्ट होगा। तो यहां से मैं देख सकता हूं कि कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा कहां है, विच इज इन द फोर्थ ऑप्शन। तो फोर्थ ऑप्शन को मार्क कर दूंगा, ठीक है। बात समझ पाए? चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ NaCl एट कंसंट्रेशन C एंड एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, द करेक्ट रिलेशन बिटवीन लैम्डा C एंड लैम्डा इन्फिनिटी, ठीक है। देखिए बात कर रहा है NaCl की। क्या कह दूं कि NaCl एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो इसमें लैम्डा C और लैम्डा इन्फिनिटी या लैम्डा नॉट को रिप्रेजेंट करने के लिए, रिलेट करने के लिए एक इक्वेशन ने पढ़ी थी, डी-बाई-हक्केल-ऑनसागर इक्वेशन या ऑनसागर इक्वेशन। हमने कहा था कि ये कुछ ऐसा आता है, दिस इज लैम्डा m एट कंसंट्रेशन C इज इक्वल्स टू लैम्डा m 0
माइनस ए अंडर रूट ऑफ सी। मैंने कहा था कि ए कांस्टेंट जनरली डिफरेंट बुक्स में अलग अलग सिंबल के साथ दिया जाता है, फैक्टर्स हम देख चुके हैं। अगर हम गौर से देखें तो ये NaCl पे भी अप्लाई होना चाहिए। तो क्योंकि इसमें सिंबल स्पेसिफिक दिए हैं, इसका मतलब इसकी जगह इसने लैम्डा सी यूज किया है, इसकी जगह पे लैम्डा इन्फिनिटी यूज किया है। इन्फिनिटी से क्या मतलब है उसका, तो बेसिकली वो इन्फाइनाइट डाइल्यूशन की बात कर रहा है, और जब डाइल्यूशन इन्फाइनाइट होगा तो कंसंट्रेशन आपके पास जीरो होगी। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है, और ए की जगह उसने सिंबल यूज किया है बी। तो ऑब्वियस है कि लैम्डा सी इक्वल्स टू लैम्डा इन्फिनिटी माइनस बी रूट ऑफ सी, कुछ ऐसा आपके पास फॉर्मूला आना चाहिए। तो मेरे पास ये आ जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ सी वाला, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन हम मार्क कर देंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। जैसे मैंने कुछ बातें की थी आपसे कि भैया कि कुछ आयंस के कंडक्टेंस वैल्यूज एनसीईआरटी में गिवन है। लास्ट जब हम डिस्कस कर रहे थे डाइल्यूशन का इफेक्ट, तो मैंने कहा था कि कॉलरश की बातें जब करेंगे तब डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे ये जो वैल्यूज दी गई हैं ये लैम्डा नॉट की वैल्यूज है, और क्योंकि मैंने आपको कहा कि एनसीईआरटी के अंदर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है ही नहीं, तो ये मूलक कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन की वैल्यूज है। इन वैल्यूज को देखकर आप काफी हद तक प्रिडिक्ट कर सकते हो कि भैया देखो ऑर्डर जो आता है वो आता है H प्लस का सबसे ज्यादा, उसके बाद नंबर आता है OH नेगेटिव का, और उसके बाद अदर आयंस का। ठीक है, इसका मतलब H प्लस का कंडक्टेंस एक्वा सॉल्यूशन में सबसे ज्यादा होता है। यहां पे कुछ बच्चों को डाउट होता है, उनका ये कहना होता है कि सर H प्लस का साइज तो बहुत कम होगा, और अगर H प्लस का साइज बहुत कम होगा, H प्लस का साइज बहुत कम होगा, ये काफी हद तक ऑब्वियस है, क्योंकि हम जानते हैं कि H प्लस का मतलब केवल वहां पे आपके पास हाइड्रोजन का प्रोटॉन ही प्रेजेंट है, या आप कहें कि वहां पे केवल प्रोटॉन प्रेजेंट है। जनरली हम H प्लस को प्रोटॉन भी बोल देते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन था, एक इलेक्ट्रॉन आप निकाल चुके हो, तो टेक्निकली एक प्रोटॉन ही प्रेजेंट है, या हाइड्रोजन न्यूक्लियस वहां पे प्रेजेंट है। तो अगर देखा जाए तो H प्लस का साइज बहुत ही कम होना चाहिए। तो H प्लस का साइज अगर बहुत ही कम होना चाहिए तो हाइड्रेशन उसका बहुत एक्सटेंसिव होना चाहिए। हाँ, उसका हाइड्रेशन बहुत एक्सटेंसिव होता है, बहुत ज्यादा हाइड्रेशन उसका होता है, तभी वो हाइड्रेटेड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो हमने कहा था H3O पॉजिटिव और फर्दर हाइड्रेटेड फॉर्म भी एग्जिस्ट करती है वाटर में। लेकिन यहाँ पे जब कंडक्टेंस की बात करते हैं तो यहाँ पे कंडक्टेंस का जो मेथड है वो डिफरेंट हो जाता है। तो टेक्निकली होता क्या है कि भैया ये H प्लस है, ये आपके पास H, ये ऑक्सीजन इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, और इससे बन जाता है OH, H और H पॉजिटिव, यानी हाइड्रोनियम आयन। अब इसके बगल में रखे हुए वाटर मॉलिक्यूल साइमल्टेनियसली एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं और ब्रेक करते हैं। कहने का मतलब ये यहां पे बॉन्ड बनेगा, ये ब्रेक कर जाएगा। सिमिलरली ये जो नया बॉन्ड बनेगा, इससे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, तो हाइड्रोजन आपके पास अच्छा खासा एसिडिक हो जाएगा। आपने ऑर्गेनिक में पढ़ा है, तो इस तरह की बातें आपने की। तो कहने का मतलब विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स H प्लस पहले मॉलिक्यूल से उस लाइन के एंड तक पहुंच जाएगा। ठीक है, तो इसे अपन कहते हैं दिस इज ग्रोथस मेथड या ग्रोथस मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रोनियम आयन मूवमेंट, या फिर H प्लस मूवमेंट। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल एक लाइन से आप बैठे हुए हैं, और एक कॉर्नर पे बैठे हुए पर्सन ने पेन पास किया दूसरे पर्सन को, दूसरे से तीसरे, और इस तरह से वो बेसिकली पेन मूव कर रहा है, और काफी हद तक इस तरह से H प्लस मूव करता है, और इसी तरह से OH नेगेटिव भी मूव करता है। ठीक है, बट OH नेगेटिव के अंदर आप कह सकते हैं इसके कंपेरेटिवली स्पीड जो है वो कम होगी। सेम मैकेनिज्म, सिमिलर मैकेनिज्म वहां पे भी होगा, बट इसके कंपेरिजन में स्पीड कम होगी इस मूवमेंट की। और बाकी सब के अंदर ट्रांसलेटरी मोशन से कंडक्टेंस देखने को मिलता है, तो बाकी सब के केस के अंदर कंडक्टेंस जो है H प्लस और OH नेगेटिव से काफी कम देखने को मिलता है। ठीक है, तो एक बात का ध्यान रखें, इररिस्पेक्टिव ऑफ द चार्ज, हम कहेंगे कंडक्टेंस अगर मुझे बताना होगा तो H प्लस का सबसे ज्यादा, उसके बाद OH नेगेटिव का, और उसके बाद बाकी बचे हुए आयंस का। अब बाकी बचे हुए आयंस के अंदर इनफैक्ट देखिए, ये मैं अगर इंडिकेट करूं तो जो ग्रोथस मैकेनिज्म है प्रोटॉन हॉपिंग का, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक बहुत अच्छा डायग्राम यहां पे दिया गया है। ठीक है, अब आपको ये समझना है कि अदर आयंस के केस पे
अदर आयंस के केस में अगर मुझे कंडक्टेंस को प्रिडिक्ट भी करना पड़ा, वैसे इस तरह के प्रिडिक्शन के क्वेश्चन बहुत फेयर नहीं है, पूछे नहीं जाएंगे, बट फिर भी अगर आपको प्रिडिक्ट करना पड़ा तो ध्यान रखें ऐसे केस में हम कहेंगे ग्रेटर द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज greater will be the conductance value। यानी अगर मान लीजिए मेरे पास H प्लस मैंने सबसे पहले रखा है, H प्लस कंडक्टेंस सबसे ज्यादा है, उसके बाद OH नेगेटिव। अब मुझे कंपेयर करना है तो मैं उसमें मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के बेसिस पे कंपेयर करूंगा। जैसे अगर मैं यहां पे इंडिकेट करूं Na पॉजिटिव और Mg+2, हो सकता है कि आपके दिमाग में चल रहा हो सर Na पॉजिटिव Mg+2 ये तो एक ही पीरियड को बिलोंग कर रहे हैं, और अगर एक ही पीरियड को बिलोंग कर रहे हैं तो लेफ्ट टू राइट जो है, देखिए आपके पास साइज थोड़ा सा कम हो गया और चार्ज बढ़ गया तो हाइड्रेशन ज्यादा होना चाहिए, और हाइड्रेशन जब ज्यादा होता है तो कंडक्टेंस जो है वो कम हो जाता है, ऐसा आपने सिखाया है। पर आपने ध्यान दिया होगा कि हमने जो एग्जाम्पल्स डिस्कस किए हैं वो जानबूझकर ऐसे रखे हैं हमने जो कि बेसिकली एक ही ग्रुप को बिलोंग करते हैं, ठीक है, जहां पे चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, तो केवल साइज का डिफरेंस है, इसीलिए हमने वहां पे हाइड्रेशन का कॉन्सेप्ट लगाया। हाइड्रेशन बढ़ जाएगा नो डाउट, लेकिन आपको यह भी समझना है कि सोडियम के कंपैरिजन में मैग्नीशियम डबल चार्ज कैरी करता है। तो जब वो डबल चार्ज कैरी कर रहा है तो बेसिकली पर यूनिट टाइम वो डबल चार्ज अपोजिट इलेक्ट्रोड तक पहुंचाएगा, यानी करीब करीब डबल के आसपास, ऑल्दो एग्जैक्टली डबल नहीं, हाइड्रेशन का भी कॉन्सेप्ट उसमें आएगा, तो काफी हद तक वो डबल के आसपास चार्ज पहुंचा रहा है पर यूनिट टाइम, तो उसका कंडक्टेंस मच मच ग्रेटर है एज कंपेयर टू दैट ऑफ सोडियम आयन। यानी बहुत क्लियर है, वैसे इस तरह के सवाल कम पूछे आते हैं नेट के लेवल पे, लेकिन बहुत क्लियर है कि अगर मुझसे पूछा भी जाएगा कंपैरिजन तो मैं कहूंगा Na पॉजिटिव सबसे ज्यादा, H पॉजिटिव सबसे ज्यादा, उसके बाद आता है आपके पास OH नेगेटिव, इन दोनों में ग्रोथस मैकेनिज्म काम करता है, इसके बाद बाकी आयंस आते हैं, और बाकी आयंस से मुझे कंपैरिजन करना होगा तो मैं पहले प्रेफरेंस दूंगा मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज को, और उसके बाद फिर मैं बाकी फैक्टर्स को कंसिडर करूंगा। हाँ, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज अगर सेम होगा तो फिर जनरली हम देखते हैं हाइड्रेशन का कॉन्सेप्ट, और फिर टॉप टू बॉटम वो हाइड्रेशन का कॉन्सेप्ट लगाते हैं, यानी एक ग्रुप के अंदर हाइड्रेशन कॉन्सेप्ट लगाते हैं, तो इस चीज का ध्यान रखें। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं कॉलरश लॉ की। देखिए कॉलरश लॉ क्या कहता है उसको समझने की कोशिश करते हैं, है ना। बेसिकली लेट अस से कॉलरश की बात को समझने की कोशिश करते हैं, एक सिंपल सा एक एग्जांपल लेते हैं, है ना। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं ये कहूं कि आप एक स्टेशनरी या बुक शॉप पे गए, एक स्टेशनरी की शॉप पे गए, लेट अस से स्टेशनरी की एग्जांपल समझते हैं। आपको पेन परचेज करना है और आप नोट्स जब बनाते हैं तो आप मल्टीपल कलर के पेन यूज करते हैं। तो आपने ये देखा कि भैया एक ब्लू कलर का जो पेन है ये है 10 का, ब्लैक जो है ये है 15 का, और जो आपके पास लेट अस से रेड है ये है 20 का। हाँ, डिफरेंट ब्रांड्स हैं, पेन एक्चुअली डिफरेंट है, लेकिन उसके पास ब्लू कलर के एक ही तरह के पेन हैं, ब्लैक अलग टाइप के हैं और रेड अलग टाइप के। मतलब यहाँ ये लॉजिक ना लगाएं कि सर फिर कलर बदलने से प्राइस नहीं बदलता, लेट अस से हमने ऐसा बोला है। अब मान लीजिए आपको केवल और केवल ब्लू पेन चाहिए, तो आपको कितना पे करना है, आपको 10 पे करना है, ठीक है। बट अगर आपको एक कॉम्बिनेशन चाहिए, फॉर एग्जाम्पल आपको ब्लू प्लस ब्लैक चाहिए, और आपने कहा कि सर कुछ कॉम्बो ऑफर या होना चाहिए, बुक शॉप वाले से आपने कहा कि कुछ कॉम्बो ऑफर होना चाहिए, तो 10 + 15 होता 25, लेकिन इससे कम होना चाहिए। बट लेट अस से वो बुक शॉप वाला ऐसा है कि नहीं भैया यहाँ पे इंडिपेंडेंट पेन का एग्जिस्टेंस है और इंडिपेंडेंट प्राइसिंग है, यानी उसका कहने का मतलब ये है कि ब्लू पेन चाहे आप अकेले खरीदें, चाहे ब्लू पेन आप ब्लैक के साथ खरीदें, या फिर ब्लू पेन ब्लैक और रेड दोनों के साथ खरीदें, उसका प्राइस 10 ही रहेगा। तो जब उसका प्राइस ऐड होगा, यानी टोटल प्राइस जब आप पे करेंगे, तो ब्लू का कंट्रीब्यूशन हमेशा क्या रहने वाला है, 10। इसे हम कह सकते हैं दिस इज इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस ऑफ ब्लू पेन एंड इंडिपेंडेंट प्राइसिंग ऑफ ब्लू पेन। वहां कोई कॉम्बो ऑफर नहीं है कि भैया ब्लू को रेड के साथ आप लेंगे तो फिर ब्लू का प्राइस कुछ और होगा, ब्लू को जब ब्लैक के साथ लेंगे तो उसका प्राइस कुछ और होगा। एग्जैक्टली ऐसे ही बात कॉलरश लॉ में कही गई है। कॉलरश लॉ में ये बात कही गई है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास NaCl है और मेरे पास KCl है, तो कॉलरश ने कहा इनफाइनाइट डाइल्यूशन के ऊपर, इनफाइनाइट डाइल्यूशन मतलब बेसिकली कंसंट्रेशन नियरली जीरो हमने कर दी है। इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब कंसंट्रेशन जीरो को अप्रोच कर रही है, प्रैक्टिकली इनफाइनाइट डाइल्यूशन नहीं किया सकता, इस बात का ध्यान रखें। तो मेरे पास NaCl है, मेरे पास KCl है,
अब इन दोनों का अगर मैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कंडक्टेंस ऑब्जर्व करूं और मैं Cl का कंट्रीब्यूशन देखूं, यानी Cl नेगेटिव कंट्रीब्यूशन देखूं, तो दोनों के अंदर Cl नेगेटिव का कंट्रीब्यूशन एग्जैक्टली सेम होगा। यानी Cl नेगेटिव के मोलर कंडक्टेंस को कोई फर्क नहीं पड़ता कि साथ में Na पॉजिटिव है या साथ में K पॉजिटिव है। इसी को हम कहते हैं कॉलरश लॉ या फिर इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, चलिए अब पढ़ते हैं। मेरे ख्याल से काफी हद तक ये क्लियर हो गया होगा। तो ऐसे में मैं कहूंगा कॉलरश लॉ कहता है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, और इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब है कि कंसंट्रेशन अप्रोचेस जीरो, टेंड्स टू बी जीरो। every type of electrolyte, every type of electrolyte is completely ionized or dissociated। सर ये क्या कहा आपने? हम तो जानते हैं कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली डिसोशिएट होता है, कंप्लीटली आयोनाइज होता है। आपने कहा तो एवरी टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। हाँ, आपको याद होगा हमने ये बात की थी कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब है कंसंट्रेशन को नियरली जीरो करना, और जब हम डाइल्यूशन करते हैं तो अल्फा बढ़ता है, और जब अल्फा बढ़ता है तो बेसिकली बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम वैल्यू को अचीव करता है, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। तो कहने का मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में तो अल्फा 1 था ही, वीक में भी इनफाइनाइट डाइल्यूशन के ऊपर अल्फा कितना हो जाता है? 1 हो जाता है। और अगर वहां पे अल्फा 1 हो गया तो बेसिकली आप कह सकते हो कि दोनों ही, यानी स्ट्रॉन्ग और वीक दोनों ही इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे स्ट्रॉन्ग की तरह बिहेव कर रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो स्टेटमेंट है आगे जो लिखने वाले हैं कॉलरश लॉ की स्टेटमेंट, ये इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे ही अप्लाई होती है। तो हमने कहा एट एंड ईच आयन मेक्स अ डेफिनाइट contribution to lambda m0 of the electrolyte। ठीक है, यानी कहने का मतलब यह है कि फॉर एग्जांपल मैं बात कर रहा हूं MgBr2 की, तो MgBr2 के लिए मुझे अगर लिखना होगा lambda m0 फॉर MgBr2, तो मैं लिखूंगा दिस विल बी lambda m0 फॉर Mg+2 प्लस 2 टाइम्स lambda m0 ऑफ Br नेगेटिव। सर 2 टाइम्स? हाँ, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में 2 ब्रोमाइड है तो मुझे 2 टाइम्स करना पड़ेगा lambda m0 ऑफ Br नेगेटिव। लेकिन इस चीज का ध्यान रखिए, जब मैं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकालता हूं एट जीरो कंसंट्रेशन, तो वहां पे मुझे नंबर ऑफ आयंस को कंसिडर नहीं करना, क्योंकि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में वो ऑलरेडी कंसिडर्ड है, वो ऑलरेडी एनकाउंटर्ड है। तो कहने का मतलब यह है कि जब मैं इसको ऐसा लिखूंगा तो मैं लिखूंगा lambda इक्विवेलेंट 0 ऑफ मैग्नीशियम प्लस lambda इक्विवेलेंट 0 ऑफ ब्रोमाइड। ठीक है, इसी को बेसिकली मैंने मैथमेटिकल फॉर्म कहा है, तो नीचे वही लिखा गया है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर बात कर रहा हूं Na3PO4 के लिए, अब Na3PO4 के लिए मैं आपको कहूं कि दोनों इक्वेशंस आप लिखिए, तो कंक्लूजन बहुत सिंपल है कि lambda m से lambda m निकालेंगे, यानी lambda m ऑफ आयन से lambda m ऑफ इलेक्ट्रोलाइट निकालेंगे तो नंबर ऑफ आयंस मायने रखेंगे। लेकिन लैम्डा इक्विवेलेंट से लैम्डा इक्विवेलेंट निकालेंगे, यानी लैम्डा इक्विवेलेंट ऑफ आयन से लैम्डा इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट निकालेंगे, तो नंबर ऑफ आयंस आपको कंसिडर नहीं करना। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। चलिए Na3PO4 के लिए लिखते हैं सभी लोग, तो हम यहां पर लिखेंगे lambda m0 ऑफ Na3PO4 इज इक्वल्स टू, अब सोडियम कितने आए हैं? 3, तो नंबर ऑफ आयंस मायने रखेंगे, यानी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। lambda m0 ऑफ सोडियम आयन प्लस एक फॉस्फेट है, तो मैं लिखने वाला हूं lambda m0 ऑफ PO4 3 नेगेटिव। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो मैं अगर lambda इक्विवेलेंट 0 लिखना चाहता हूं ऑफ Na3PO4, ध्यान रखें इसको ऐसे भी लिखा जाता है lambda इक्विवेलेंट इंफिनिटी ऑफ Na3PO4।
अब हो सकता है यहाँ पे कोई बालक कहे कि सर जीरो और इन्फिनिटी आप सेम कर रहे हो, नहीं, इनको पढ़ने का तरीका अलग अलग है। जब हम जीरो लिखते हैं तो बेसिकली जीरो कंसंट्रेशन इंडिकेट करते हैं, और जब हम इन्फिनिटी लिखते हैं तो हम कहते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन है। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि मैं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस से निकालने की बात कर रहा हूं तो नंबर ऑफ आयंस मायने नहीं रखेंगे। तो यहां सिंपली मैं कहने वाला हूं दिस विल बी लैम्डा इक्विवेलेंट जीरो ऑफ सोडियम प्लस लैम्डा इक्विवेलेंट जीरो ऑफ फॉस्फेट। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो मैं जनरली क्लास में कराता हूं, तो ये क्लास में किया हुआ क्वेश्चन है। इसके अंदर कुछ पहला, दूसरा और तीसरा, ये या फॉर एग्जांपल हम ये 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाले हैं। लेट अस से अटेम्प्ट करते हैं ये चारों। सबसे पहले मुझे निकालना है लैम्डा इक्विवेलेंट 0 फॉर Al3+। तो हम सब लोग समझते हैं कि लैम्डा इक्विवेलेंट अगर निकालना है तो इसके लिए तो आपको लैम्डा m0 ऑफ Al3+ चाहिए, डिवाइड बाय n फैक्टर आपको करना पड़ेगा। ये फॉर्मूला सबको याद है, बस यही अप्लाई कर देना है। तो लैम्डा m0 फॉर एल्यूमिनियम ये हमें गिवन है, ध्यान देंगे तो ये वैल्यू गिवन है, दिस इज 300, तो ये आ गया 300। अच्छा, n फैक्टर एल्यूमिनियम के लिए क्या लिखे सर? ये तो आयन है, और आयन के लिए आपने कहा था कि उससे प्रेजेंट चार्ज का मैग्नीट्यूड। सर एक आयन का या फिर सारों का? नहीं, एक पर्टिकुलर आयन की बात कर रहे हैं तो उसका एन फैक्टर उस एक आयन पे प्रेजेंट जो चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड है। तो मैं यहां पर लिखने वाला हूं एल्यूमिनियम पे +3 है तो उसका मैग्नीट्यूड यानी 3, और ये आ जाएगा मेरे पास 100। यूनिट ऑब्वियस है कि जिस यूनिट में मुझे यहां दिया गया था सेंटीमीटर वाली यूनिट में, तो ये हो जाएगा 100 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वलेंट इनवर्स। नाउ व्हाट अबाउट सेकेंड? अब सेकेंड का मतलब मैं Al2SO4 थ्राइस की बात कर रहा हूं। तो लैम्डा इक्विवेलेंट 0 मुझे निकालना है। अब लैम्डा इक्विवेलेंट 0 मुझे निकालना है तो लैम्डा इक्विवेलेंट 0। अच्छा, इसमें डिफरेंट मेथड्स आप यूज कर सकते हैं, बट कंफ्यूजन प्रिवेंट करने के लिए बेटर ये है कि जो आपको कैलकुलेट करना हो उसी फॉर्म में आप कन्वर्ट कर लीजिए डेटा को। जैसे मुझे यहाँ पे लैम्डा इक्विवेलेंट निकालना है तो मैं सभी के डेटा को लैम्डा इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर दूंगा। एक ऐसा मेथड आप यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद जब आप अच्छी खासे प्रैक्टिस कर लें तो उसके बाद आप डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं, जो मेथड आपके साथ आपकी स्पीड को अच्छा बनाए रखे या आपको कंफर्टेबल रहे वो आप अप्लाई कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं। तो लैम्डा इक्विवेलेंट 0 ऑफ Al2SO4 थ्राइस, ऐसा मुझे लिखना है। तो मैं तो कहता हूं कि लैम्डा इक्विवेलेंट से निकालते हैं। तो लैम्डा इक्विवेलेंट जब निकालेंगे तो मैं लिखूंगा लैम्डा इक्विवेलेंट 0 ऑफ Al3+ प्लस लैम्डा इक्विवेलेंट 0 ऑफ सल्फेट। सर यहाँ पे सल्फेट तो 3 थे, एल्यूमिनियम 2 थे, आपने कंसिडर नहीं किया। तो वो कब कंसिडर करते हैं? जब हम लैम्डा m निकाल रहे होते हैं। ठीक है, जब हम लैम्डा इक्विवेलेंट से लैम्डा इक्विवेलेंट निकाल रहे होते हैं तो उस टाइम पे हम कंसिडर नहीं करते। तो ऐसे में लैम्डा इक्विवेलेंट एल्यूमिनियम का मुझे चाहिए, वो मैं निकाल चुका हूं ऑलरेडी 100। लैम्डा इक्विवेलेंट सल्फेट की बात मैं करूं तो ये मुझे गिवन है, दिस इज 125, तो दिस इज 225, और मैं जानता हूं ये बन जाएगा साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। लेट अस से ई की बात करते हैं, यानी बेसिकली हमारे लिए वो थर्ड होगा। ई की बात करते हैं। अब ई के अंदर लैम्डा m0 मुझे निकालना है इस पूरे सॉल्ट के लिए। अब लैम्डा m0 मुझे निकालना है तो इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? तो मुझे फॉर्मूला लिख देना चाहिए। मैं पूरा ऐसा लिख रहा हूँ सॉल्ट, क्योंकि पूरा लिखने में बिना बात का टाइम वेस्ट होगा। तो मुझे कैसा लिख देना चाहिए बेटा? मुझे लिख देना चाहिए लैम्डा m0 ऑफ NH4 पॉजिटिव। बट सर आपने कहा लैम्डा m से लैम्डा m निकाल रहे हैं तो 2 से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि 2 अमोनियम है। अब गौर कीजिए, एक सल्फेट इधर है और 3 सल्फेट उधर है, तो बेसिकली 4 सल्फेट हैं। तो ऐसे मुझे लिख देना चाहिए प्लस 4 टाइम्स लैम्डा m0 ऑफ SO4 2 नेगेटिव। ठीक है, अब 2 एल्यूमिनियम है तो मुझे लिख देना चाहिए 2 टाइम्स लैम्डा m0 ऑफ Al+3। सर व्हाट अबाउट 24H2O? तो 24H2O का एज इट इज रखेंगे आप, उसका डिसोसिएशन कंसिडर नहीं करेंगे। सर अगर डिसोसिएशन दिया होता, ऐसा बोला होता, उसे कंसिडर करना है तो फिर बात अलग थी, तो फिर हम H+OH नेगेटिव में डिसोशिएट करते हैं। लेकिन आपको ये समझना है कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन के ऊपर भी वाटर का डिसोसिएशन नेग्लिजिबल होता है, तो जब तक स्पेसिफाई ना किया जाए हम उसे कंसिडर नहीं करते।
तो इस तरह से वैल्यूज पुट कर देंगे और इजिली हमसे सॉल्व कर लेंगे। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए निकालना क्या है, जैसे मैंने कहा जो निकालना है उस फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। तो लैम्डा m0 ऑफ ऑक्सैलिक एसिड आपको कैलकुलेट करना है। ऑक्सैलिक एसिड हमने क्लास में डिस्कस किया था, बार बार आपको देखने को मिलेगा, पता होना चाहिए H2C2O4। तो यहां से अगर मैं देखूं तो दो आयन है, एक तो H+ और नेगेटिव आयन जो है वो ऑक्सैलेट आयन है। तो मुझे क्या लिख देना चाहिए, मुझे लिख देना चाहिए 2 टाइम्स लैम्डा m0 ऑफ H+ प्लस मुझे लिख देना चाहिए लैम्डा m0 ऑफ ऑक्सैलेट, क्योंकि ऑक्सैलेट एक ही है इसके अंदर, ऐसा लिख देना चाहिए। पर सर ये तो एक वीक एसिड होता है, हमने पढ़ा कि एक ऑर्गेनिक एसिड है, ऑर्गेनिक एसिड आपने कहा था कि वीक एसिड है। ध्यान दें हम लैम्डा m0 की बात कर रहे हैं, कंसंट्रेशन अप्रोचेस जीरो या इनफाइनाइट डाइल्यूशन की बात कर रहे हैं, तब हर इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग की तरह बिहेव करता है। ठीक है, तो ऐसे में अब मुझे ये डेटा चाहिए लैम्डा m0 H+ का और ऑक्सैलेट का। तो एक बार के लिए मैं पूरा लिख रहा हूं। जो डेटा मुझे गिवन है यहां से मैं जानता हूं कि लैम्डा m0 ऑफ Na2C2O4 ये होना चाहिए था 2 टाइम्स लैम्डा m0, एक एग्जांपल मैं पूरा लिख के बता रहा हूं क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जाता है क्वेश्चन, प्लस लैम्डा m0 ऑफ C2O4 2 नेगेटिव। इसी तरह से बेटा दूसरे को मैंने एक्सपेंड कर दिया लैम्डा m0 ऑफ H2SO4, तो ये मैंने लिख दिया दिस इज बेसिकली 2 टाइम्स लैम्डा m0 ऑफ H+ प्लस लैम्डा m0 ऑफ SO4 2 नेगेटिव, और यहां पे मैंने लिख दिया लैम्डा m0। पर सर ये तो लैम्डा इक्वलेंट 0 दिया, लेट अस से मैं इसे लैम्डा m0 में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो लैम्डा m0 मुझे लैम्डा इक्वलेंट से निकालना होता है, तो बेसिकली मैं क्या कर देता हूँ, उसको उसके एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, लैम्डा इक्वलेंट को एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो मैं लिख देता हूँ Na2SO4, यानी दिया तो मुझे 450 है, बट इसे मैं क्या लिख दूंगा 900। कैसे आया सर ये, क्योंकि एन फैक्टर 2 है। तो मैंने यहाँ पे ये लिखा, ये हो जाना चाहिए 2 टाइम्स लैम्डा m0 ऑफ Na पॉजिटिव प्लस लैम्डा m0 ऑफ सल्फेट। जब आप एक दो क्वेश्चन ऐसा कर लेंगे, जैसे मैंने कहा ये बोर्ड एग्जाम पूछा था, तो एक दो क्वेश्चन ऐसे कीजिए पूरा, तो अपने आप आपको समझ में आएगा क्या करना है, बहुत मुश्किल बात नहीं है। चलिए जैसे समझाता हूं मैं कि क्या करना है आपको, तो बहुत सिंपल है। ये इक्वेशन आपने लिखी थी तो यहाँ समझ में आ गया H+ और ऑक्सैलेट चाहिए, 2 H+ हैं, एक ऑक्सैलेट, तो 2 H+ यहां से मिल जाएंगे, बट साथ में सल्फेट एक्स्ट्रा मिलेगा। अच्छा ऑक्सैलेट यहां से मिल जाएगा, लेकिन 2 सोडियम एक्स्ट्रा मिलेंगे, तो 2 सोडियम और 1 सल्फेट हमें एक्स्ट्रा मिला। तो कहने का मतलब ये है कि ये मुझे सब्ट्रैक्ट करने होंगे, और तीसरे में से वो तीसरा जो पार्ट है ये वाला पार्ट, इसमें वही प्रेजेंट है, तो इसको मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं। कहने का मतलब मैं साफ साफ समझ चुका हूं कि लैम्डा m0 ऑफ H2C2O4 ये हो जाना चाहिए लैम्डा m0 ऑफ Na2C2O4। तो पहले वाले को जोड़ू मैं, दूसरे वाले में, और तीसरे वाला जो एक्स्ट्रा था वो सब्ट्रैक्ट कर दो, लैम्डा m0 ऑफ Na2SO4। बहुत ही सिंपल है, जो जो आयंस आपको जोड़ने हैं वो कंसिडर कीजिए कहाँ से आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं, और फिर जो जो एक्स्ट्रा आ जाए उन्हें आप सब्ट्रैक्ट कर दें। तो वैल्यूज मैं नहीं लिख रहा हूँ, ये आप सॉल्व कर सकते हैं इजीली, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है क्योंकि हम क्लास में ऑलरेडी कर चुके हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशंस ऑफ कोलरेस लॉ। देखिए बहुत सिंपल सरल सी ये बात है, कोलरेस लॉ की जरूरत क्यों पड़ी, तो एक बार मैं रिवर्ट बैक करता हूं उस ग्राफ पे। हाँ इस ग्राफ पे अपन ध्यान देते हैं। तो देखिए इस ग्राफ को अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको समझ में आ रहा है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट यानी KCl के लिए ग्राफ स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन ग्राफ को आगे प्लॉट किया जा सकता है, एक्स्ट्रापोलेट किया जा सकता है, तो एक्स्ट्रापोलेट किया और वहां पे मुझे वाई इंटरसेप्ट मिल गया। वाई इंटरसेप्ट को हमने कहा था कि अगर लैम्डा m प्लॉट कर रहे हैं तो लैम्डा m 0 होगा, और अगर हम प्लॉट कर रहे हैं लैम्डा इक्वलेंट तो वो लैम्डा इक्वलेंट 0 होगा। जिसे अपन ने टेक्निकल टर्म्स में कहा था कि भैया ये मैक्सिमम वो कंडक्टेंस रख सकता है, मोलर कंडक्टेंस रख सकता है, या मैक्सिमम आपके पास इक्वलेंट कंडक्टेंस रख सकता है। सर इससे आगे नहीं जा सकता, स्ट्रेट लाइन को तो और भी आगे बढ़ा सकते हैं। तो बेसिकली आपको समझना है कि प्रैक्टिकली हम ऐसा बोलेंगे, या थ्योरेटिकली, प्रैक्टिकली तो कंसंट्रेशन 0 भी नहीं होगी, थ्योरेटिकली कंसंट्रेशन 0 से कम नहीं हो सकती, नेगेटिव साइड नहीं जा सकती, तो उससे आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। तो आप कह सकते हो मैक्सिमम लैम्डा m की वैल्यू होती है जो लैम्डा m0 से रिप्रेजेंट करते हैं, यही अगर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस प्लॉट किया तो ये लैम्डा इक्विवेलेंट 0 मैक्सिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। और इसे अपन ने कहा था लिमिटिंग वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टेंस या लिमिटिंग वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। तो
फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इसे आगे बढ़ा के इस वैल्यू को ऑब्टेन कर सकते हैं, बट वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्योंकि ग्राफ कैसा है, हाइपरबॉलिक है, तो आगे जब हम बढ़ाते हैं तो वो कहीं पे वाई एक्सिस पर टच नहीं कर रहा है और बेसिकली यहां से हम लैम्डा m0 नहीं निकाल सकते हैं। यहीं पे पिक्चर में कौन आता है, यहीं पिक्चर में आता है कॉलरश लॉ। यानी अगर मैं आइडियली बात करूं तो कॉलरश लॉ की जरूरत पड़ती है हमें किस केस में, वीक इलेक्ट्रोलाइट का लैम्डा m0, वीक इलेक्ट्रोलाइट का लैम्डा इक्विवेलेंट 0 निकालने के लिए। स्ट्रॉन्ग के लिए जरूरत नहीं है, इसीलिए आपको इस तरह के सवाल देखने को मिलेंगे। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कॉलरश लॉ इज एप्लीकेबल। ये चीज ध्यान रखें, कॉलरश लॉ दोनों पे काम करता है। यानी कॉलरश लॉ जब हम ऐड करते हैं लैम्डा एम लैम्डा इक्वल तो दोनों पे हम ऐड करते हैं। लेकिन मान लीजिए उसमें से एक ही सेलेक्ट करना होगा, 4 ऑप्शन आपके पास है, एक ही सेलेक्ट करना है, तो ऐसे में हम कहेंगे जरूरत पड़ती है केवल वीक का लैम्डा एम निकालने के लिए, तो फिर मैं वीक वाले को टिक कर दूंगा। और कहीं अगर ऐसा ऑप्शन होगा कि वीक और स्ट्रॉन्ग दोनों पे अप्लाई होता है तो मैं उसे टिक कर दूंगा। यानी बेसिकली ध्यान रखें, अप्लाई दोनों पे होता है, लेकिन यूज कहां होता है, तो ये यूज होता है लैम्डा m0 ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट निकालने के लिए। चलिए तो आगे बढ़ जाते हैं। तो यहां पे हम बात कर रहे थे एप्लीकेशंस पे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे निकालना है लैम्डा m0 ऑफ CH3COOH, ये मुझे निकालना है, ठीक है। अब इसको निकालने के लिए मुझे कुछ डेटा गिवन है। मुझे गिवन है लैम्डा m0 ऑफ CH3COONA, स्टैंडर्ड एग्जांपल है, बार बार पूछा गया है एग्जाम में। लैम्डा m0 ऑफ HCl और मुझे दिया गया है लैम्डा m0 ऑफ NaCl। क्योंकि एक क्वेश्चन हम पूरा लिख के कर चुके हैं, हम डायरेक्ट हम करेंगे। यहां से साफ समझ में आता है कि देखो इसको जब मैं एक्सपेंड करूंगा तो ये एसीटेट और सोडियम के साथ, यानी एसीटेट और सोडियम का लैम्डा m0 मैं ऐड करूंगा। जब HCl को एक्सपेंड करूंगा तो H+ और Cl नेगेटिव का लैम्डा m0 मैं ऐड कर रहा हूँ, और NaCl को जब एक्सपेंड करूंगा तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव का लैम्डा m0 मैं ऐड कर रहा हूँ। लेकिन जब मुझे इसका निकालना है तो मुझे केवल और केवल एसीटेट और H+ का चाहिए। यानी एसीटेट और H+ कहां से मिलेगा, तो एसीटेट तो यहां से मिल जाएगा, H+ यहां से मिल जाएगा, ठीक है। और ये दोनों मैं ऐड कर दूं और फिर मैं इसे सब्ट्रैक्ट कर दूं। सब्ट्रैक्ट क्यों करूं, क्योंकि जब मैं पहले वाले को ऐड किया तो मुझे सोडियम एक्स्ट्रा मिल गया, सोडियम मुझे रिक्वायर्ड नहीं था, और दूसरे वाले को ऐड किया तो मुझे Cl नेगेटिव मिल गया जो रिक्वायर्ड नहीं था, तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव का एक्स्ट्रा आ गया। अब Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव का कहां से मैं सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं, जो मैं थर्ड वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, ठीक है। तो कहने का मतलब, मान लीजिए अगर ये वैल्यू दी गई थी x, ये वैल्यू दी गई थी y और ये वैल्यू दी गई थी z, तो मैं यहां लिख सकता हूं ये हो जाना चाहिए x प्लस y माइनस z। तो मेरी सलाह ये है कि जिस भी फॉर्म में पूछा हो उस फॉर्म में आप कन्वर्ट कर लें सभी डेटा को और फिर इजीली फॉर्मूला अप्लाई कर लें, ठीक है। जैसे ये सेम एग्जांपल यहां पे दिया हुआ है, आप इजीली कर लेंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। इन कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हम जब कैलकुलेट करते हैं तो कैसे कैलकुलेट करते हैं उसकी बात अपन करते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल मेरे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट है CH3COH, ठीक है, और मुझे इसका एक कुछ सॉल्यूशन दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल 0.1 मोलर सॉल्यूशन दिया हुआ है इसका, ठीक है। अब 0.1 मोलर सॉल्यूशन में मुझे ख्याल आया कि भैया इसका मुझे अल्फा कैलकुलेट करना है ना, अल्फा कैलकुलेट करना है। अब इसका जब मुझे अल्फा कैलकुलेट करना है तो मुझे याद आया कि 11th में सर ने पढ़ाया था कि अल्फा का मतलब होता था x/c। हाँ, सिंबॉलिक फॉर्म में ऐसा लिखते थे, एक बार मतलब समझ लेते हैं। इसका मतलब होता था मोल डिसोसिएटेड, और इसका मतलब होता था इनिशियल टोटल मोल्स। तो जब मुझे ये कैलकुलेट करना है तो मेरे सामने दो डेटा आए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से, एक है लैम्डा m एट गिवन कंसंट्रेशन ऑफ CH3COH, ठीक है, और एक डेटा मुझे देखने को मिला लैम्डा m एट 0 कंसंट्रेशन ऑफ CH3COH। इन दोनों डेटा पे जरा गौर करते हैं, देखिए बहुत सिंपल, बहुत ही सिंपल सी बात है। अगर मैं बात कर रहा हूं लैम्डा m एट गिवन कंसंट्रेशन फॉर एसिटिक एसिड, इसका मतलब ये है कि 0.1 मोलर सॉल्यूशन का लैम्डा m मैं कैलकुलेट कर रहा हूं। अब जरा सोचिए, 0.1 मोलर सॉल्यूशन इनफाइनाइट डाइल्यूशन तो है नहीं, और वीक एसिड है तो वीक एसिड पार्शियली डिसोशिएट किया होगा, तो सारा डिसोशिएट नहीं किया होगा। इसका मतलब इस कंसंट्रेशन पे जो भी कंडक्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए कितना एसिटिक एसिड डिसोशिएट किया है ना। तो कहने का मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए किसके, एक्स के। अब जरा सोचिए, जब मैं 0 कंसंट्रेशन की बात कर रहा हूं यानी इनफाइनाइट डाइल्यूशन की बात कर रहा हूं, तो ऐसे में
कोलरिच कहता है कि वो कंप्लीटली आयोनाइज कर चुका होगा, और अगर कंप्लीटली आयोनाइज कर चुका होगा तो ऐसे में अगर मॉलिक्यूल्स का नंबर ज्यादा था, कंसंट्रेशन अगर इनिशियल ज्यादा थी, तो ऐसे में उस केस में कंडक्टेंस भी ज्यादा देखने को मिलना चाहिए। यानी लैम्डा एम एट इनफाइनाइट एल्यूशन शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल टोटल मोल्स। यानी यहां से मुझे समझ में आता है कि दोनों सिमिलर टाइप की क्वांटिटीज हैं, तो इनका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट भी सिमिलर होगा। तो ऐसे में इसका अगर मैं रेशियो लेता हूं, कहने का मतलब अगर मैं ये रेशियो लेता हूं लैम्डा एम एट गिवन कंसंट्रेशन डिवाइड बाय लैम्डा एम जीरो, तो ये रेशियो बराबर आ जाता है एक्स बाई सी के, और ये किसके बराबर है, ये अल्फा के बराबर है। इनफैक्ट यही मैं लैम्डा इक्विवेलेंट की फॉर्म में लिख सकता हूं। तो मेरे पास फॉर्मूला आ गया कि अगर मुझे लैम्डा इक्विवेलेंट दिया है एट गिवन कंसंट्रेशन, इसको डिवाइड कर दूं लैम्डा इक्विवेलेंट एट जीरो कंसंट्रेशन, तो ये रेशियो उतना ही होगा जितना लैम्डा एम एट गिवन कंसंट्रेशन डिवाइड बाय लैम्डा एम एट जीरो कंसंट्रेशन होगा। ये एक्स बाई सी है और यही अल्फा है। यानी कहने का मतलब मुझे अगर कोई भी वीक एसिड वीक बेस दिया जाए, जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे वो बात कर रहा है NH4OH की, ठीक है। अब NH4OH का मुझे अल्फा निकालना है, तो अल्फा निकालने के मेरे पास दो फॉर्मुलाज आ गए। या तो मुझे NH4OH के लिए लैम्डा एम एट गिवन कंसंट्रेशन और लैम्डा एम एट जीरो कंसंट्रेशन दे दे, या फिर मैं ऐसे भी निकाल सकता हूं। बताइए इक्विवेलेंट के टर्म्स में क्या लिखूंगा, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट जीरो कंसंट्रेशन, सॉरी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट गिवन कंसंट्रेशन ऑफ NH4OH divided by equivalent conductance at zero concentration of NH4OH। इससे मुझे क्या मिल जाएगा, अल्फा मिल जाएगा। और एक बार अगर आपको अल्फा मिल गया तो बाकी सब चीजें आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए मुझे एसिटिक एसिड के बारे में कुछ चीजें पूछी गई हैं, मुझसे अल्फा पूछा था, अल्फा मैंने निकाल लिया। मुझसे पूछा गया के ए, तो मैं जानता हूं के होता है सी अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस अल्फा। मुझसे मान लीजिए उसने पूछा H प्लस बताइए, तो याद कीजिए हमने लिखा था H प्लस मोनोप्रोटिक वीक एसिड के लिए सी अल्फा होता है, कंसंट्रेशन दिया जाएगा, अल्फा बी भी निकाला, दोनों को पुट कर दिया। और मान लीजिए मुझसे पूछा गया है पीएच, तो मैं जानता हूं कि पीएच होता है नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस कंसंट्रेशन, तो यहां मैं पुट कर दूंगा H प्लस को, तो मुझे पीएच मिल जाएगा। अगर मुझसे पूछा है पीओएच, तो मैं कहूंगा देखो ये तो बड़ा आसान है, 14 माइनस पीएच हो जाएगा, क्योंकि अगर मैं पीएच प्लस पीओएच का सम करता हूं तो ये 14 होता है। तो पीएच अगर मुझे पता है तो इसका मतलब पीओएच भी मुझे इजीली पता चल गया है, क्योंकि 14 में से इस पीएच को मुझे सबट्रैक्ट कर देना है। देखिए काफी आसान है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो यहां से मुझे समझ में आया कि अल्फा निकालना तो बहुत ही आसान है। फिर आता है डिसोसिएशन कांस्टेंट और आयनाइजेशन कांस्टेंट। सबसे पहले तो मैं इनको अंडरलाइन कर रहा हूं, ठीक है। डिसोसिएशन कांस्टेंट और आयनाइजेशन कांस्टेंट क्या होते हैं, पहले तो ये समझिए, ये रिप्रेजेंट करते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को। तो ये दो शब्द ऐसे हैं, कई बार क्या है बालक को रिवीजन किए काफी समय हो जाता है, तो इन दोनों शब्दों में कंफ्यूज करता है। कौन से दो शब्द, एक है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और दूसरा है डिसोसिएशन कांस्टेंट। ध्यान रखिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा को रिप्रेजेंट करता है। अल्फा हम निकालेंगे लैम्डा एम सी डिवाइड बाय लैम्डा एम नॉट से। वहीं पे दूसरा है डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट उस वीक एसिड वीक बेस के डिसोसिएशन प्रोसेस के लिए लिखा गया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। अगर वो एसिड है तो उसे के बोलेंगे, अगर वो बेस है तो उसे के भी बोलेंगे। तो ध्यान रखें डिसोसिएशन कांस्टेंट आयनाइजेशन कांस्टेंट का मतलब या तो के है या के भी है, डिपेंडिंग अपॉन एसिड या बेस कौन सा सब्सटेंस वो है। वहीं पे अगर मैं बात कर रहा हूं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की, तो वो रिप्रेजेंट होता है अल्फा से। हाँ अच्छा खासा डिफरेंस है, आपको अगर ये डिफरेंस समझ में आता है बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है, तो मैंने इसमें क्लैरिफिकेशन दे दिया आपको। अब इस चीज को समझिए कि इक्विलिब्रियम जो होगा ये हमारे पास मोनोप्रोटिक वीक एसिड या मोनोहाइड्रोक्सी वीक बेस के लिए ही पूछा जाएगा। तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं या तो ये के होगा या फिर ये के भी होगा। और ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा सी अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फा के। अल्फा अभी भी निकाला, यहां पुट कर देंगे। हाँ अगर अल्फा जो हमने निकाला वो नेग्लिजिबल है 1 से, इफ अल्फा इज लेस देन 1, तो ऐसे केस में 1 माइनस अल्फा को 1 लिख देंगे, और उस केस में मैं लिखूंगा के ए और के बी, जो भी पूछा गया है ये आ जाएगा सी अल्फा स्क्वायर। सी यानी कंसंट्रेशन आपको गिवन होगा बेटा, अल्फा बी भी निकाला आपने। अल्फा कैसे निकाला, लैम्डा एम जीरो नीचे रखना है, लैम्डा एम सी ऊपर रखना है, तो लैम्डा एम सी डिवाइड बाय लैम्डा एम जीरो, इससे आपको मिल जाएगा अल्फा। यहां पुट करेंगे और आपको के इक्विलिब्रियम यानी के बी, जिससे अपन क्या बोलते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट या फिर आयनाइजेशन कांस्टेंट, वो निकल के आ जाएगा।
चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, बट इससे पहले एक दो क्वेश्चन करते हैं अपन, है ना। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पे डायरेक्ट पहुंचे उससे पहले एक क्वेश्चन करते हैं। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। अगर मैं कंडक्टेंस में आपसे कहूं कि एक टॉपिक कर जाइए, या फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं कि 2 टॉपिक आप पढ़ जाइए आखिरी टाइम में रिवीजन के लिए, जब आपको एग्जाम देने जाना है, तो यहां से क्वेश्चन आने की संभावना अच्छी खासी है। तो पूरे कंडक्टेंस में कहूंगा डाइल्यूशन जरूर पढ़िएगा और कोलरेस लॉ की एप्लीकेशन जरूर पढ़िएगा, यहां से क्वेश्चन आने की संभावना अच्छी खासी होती है। चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और फिर अटेम्प्ट करते हैं। फॉर ए 0.2 मोलर एक्वा सोल्यूशन ऑफ फॉर्मिक एसिड, हम सब लोग जानते हैं, ऑर्गेनिक पढ़ चुके हैं। फॉर्मिक एसिड आपके पास सिंपलेस्ट कार्बोक्सिक एसिड है विच इज HCOOH। वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी इज 45 साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, यानी लैम्डा एम की वैल्यू दी गई। सर ये इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे है, गिवन कंसंट्रेशन पे, ये मुझे कैसे पता चलेगा? तो जरा गौर से देखिए, यहां कहीं पे भी लिमिटिंग वैल्यू नहीं लिखा है, कहीं पे भी इनफाइनाइट डाइल्यूशन या 0 कंसंट्रेशन नहीं लिखा है, और साफ साफ आगे कंसंट्रेशन भी दिए 0.2 और 0.20 नहीं है, ऑब्वियस है। तो यहां से मुझे समझ में आता है कि ये लैम्डा एम एट गिवन कंसंट्रेशन है, ये लैम्डा एम एट गिवन कंसंट्रेशन है। नेक्स्ट है, if limiting value of molar conductivity of HCOONA, HCl and NaCl are, find the degree of dissociation and dissociation constant of given acid। तो चलिए इस पर डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले HCOOH नाम है फॉर्मिक एसिड, IUP से नेम होगा मिथेनोइक एसिड। इसकी अगर बात मैं करूं तो कह सकता हूं ये एक मोनोप्रोटिक वीक एसिड है, जिसका मतलब होता है कि वीक एसिड है, पार्शियली आयनाइज करता है गिवन कंसंट्रेशन पे, और H+ और फॉर्मेट आयन में डिसोशिएट करता है, एक ही H+ देता है एक मॉलिक्यूल। अब इसके बारे में अगर मान लीजिए मुझसे कोई पूछे कि बताइए अल्फा हम कैसे निकालेंगे, तो मैं सच से कहूंगा लैम्डा एम 0 डिवाइड बाय लैम्डा एम इन्फिनिटी, है ना, सिंपल सा फॉर्मूला। अब इसमें मुझे लैम्डा एम एट गिवन कंसंट्रेशन, तो ये तो गिवन है, दिस इज 45, बट ये नहीं पता। इसका मतलब मुझे निकालना है लैम्डा एम एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ध्यान रखिए मैं ऐसा लिख रहा हूं, लैम्डा एम 0 भी लिख सकते हो उसको मैं, पर क्योंकि दोनों तरह के सिंबल देखने को मिलते हैं मैं ऐसा लिख रहा हूं। इसे मैं लिख रहा हूं HCOOH। कोलरेस अप्लाई करते हैं और मैं साफ साफ कह सकता हूं कि लैम्डा एम इन्फिनिटी फॉर HCOO नेगेटिव यानी फॉर्मेट आयन प्लस लैम्डा एम इन्फिनिटी फॉर H+, ऐसा करना चाहिए। अब जरा डेटा देखेंगे तो डेटा से मुझे साफ साफ समझ में आता है कि देखो HCOO नेगेटिव तो HCONA के डेटा से आ सकता है, H+ यहां से आ सकता है, लेकिन एडिशनल मिल गया मुझे Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, तो घटाना पड़ेगा। इसका मतलब डायरेक्ट लिखूं तो मैं कह सकता हूं कि ये हो जाना चाहिए HCONA का डेटा जो है ये है 120, HCl का डेटा है 160, और इसमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा क्योंकि NaCl एक्स्ट्रा आ गया। तो इसका मतलब ये कितना हो गया, तो ये हो गया मेरे पास दिस इज 280 माइनस 90, ठीक है। तो ये हो गया मेरे पास 280 माइनस 90 यानी दिस इज 190। अगर इसी डेटा को मैं पुट करूं तो अल्फा कितना आ गया, ऊपर था 45, नीचे है 190। बताओ भैया इतना ही है, तो ये बन गया था मेरे पास, हाँ, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास अल्फा की। अगर मैं देखूं तो ये आ जाएगा आपके पास, मैं अगर डिवाइड कर रहा हूं 5 से तो 9, एंड दिस विल बी 9/38, मतलब 1/4 पॉइंट समथिंग, कुछ इस तरह की वैल्यू आ जाएगी। डेटा एग्जैक्ट उस तरह का नहीं दिया कि कैलकुलेशन आसान है, बट यहां से आप अल्फा निकाल सकते हैं। तो बेसिकली यहां से जब आपने अल्फा निकाल लिया तो उसके बाद आपको जब निकालना है के, तो ये तो आप समझते ही हैं, ये हो जाएगा C अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फा, कंसंट्रेशन 0.2 है वो पुट करेंगे और इजीली ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन हम करते हैं। लेट अस से नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं चाहूंगा कि आप अटेम्प्ट करें तो पॉज करें और अटेम्प्ट करें। Equivalent conductance of 1 molar acetic acid is 10 ohm inverse centimeter square equivalent inverse, and that at infinite dilution is 200। डायरेक्टली पूछा है परसेंटेज आयनाइजेशन। अब इस चीज को समझिए, परसेंटेज आयनाइजेशन को हम सिंबॉलिक फॉर्म में परसेंटेज अल्फा लिखते हैं बेटा, और परसेंटेज अल्फा जो होता है ये होता है अल्फा इंटू 100। क्या होता है, अल्फा इंटू 100। और अल्फा की मैं बात करूं तो अल्फा मैं समझता हूं कि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की टर्म्स में लिखूंगा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट गिवन कंसंट्रेशन डिवाइड बाय इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट 0 कंसंट्रेशन या इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो ये दोनों डेटा मेरे पास है, दिस इज 10 एंड दिस इज 200, तो ये आ गया मेरे पास 1/20।
अब मुझे अगर कोई पूछे कि परसेंटेज अल्फा बताओ, तो मैं कहूंगा देखो अल्फा था 1/20 और इंटू 100, तो ये हो गया आपके पास दिस इज 5, तो दिस इज 5%, यानी 5% आयनाइज हो रहा है। ठीक है, इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एक्सप्रेशन अल्फा इक्वल्स टू लेमडा बाई लेमडा नॉट। सर एम और इक्वलेंट तो कुछ लिखा ही नहीं है, क्योंकि दोनों तरह के फॉर्मूला अप्लाई होता है। अच्छा, अगर बात करूं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में हम सब लोग अच्छे से जानते हैं। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में मैं ये जानता हूं कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में तो अल्फा डायरेक्टली 1 होता है, यानी कहने का मतलब लेमडा बाई लेमडा नॉट ये आपके पास 1 होगा। क्या सर इस केस में भी ये 1 नहीं आ सकता? ठीक है, आप कह सकते हो ये रेशियो आपके पास 1 आ सकता है, लेकिन ये कहना चाह रहा है डज नॉट होल्ड गुड फॉर इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि स्ट्रॉन्ग के लिए तो डायरेक्ट हम ग्राफ को एक्स्ट्रापोलेट करके ही ऑब्टेन कर लेते थे। तो स्ट्रॉन्ग के लिए ये सही नहीं है, या स्ट्रॉन्ग के लिए इसकी जरूरत नहीं है, ज्यादा बेटर शब्द ये होगा। बाकी सब आपके पास वीक है, और बाकी के लिए हम अल्फा को ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब एक बार आ जाते हैं अपन स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट के डिस्कशन के ऊपर। डिटर्मिनेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, इस पे थोड़ा बहुत डिस्कशन करते हैं ताकि आयनिक से भी रिलेट हो जाए। ठीक है, अब इसको इस तरह समझिए, मान लीजिए मेरे पास है बेरियम सल्फेट, ठीक है, या फिर मेरे पास है लेड एसिडेट। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास है CH3COO ट्वाइस, फॉर एग्जाम्पल ऐसा लिखा। आप CH3CO पहले भी लिख सकते हैं, बाद में लिख सकते हैं। ये दो सब्सटेंसेस मैंने लिखे हैं, है ना। ये दोनों सब्सटेंसेस स्पैरिंगली सॉल्युबल हैं। सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा। तो स्पैरिंगली सॉल्युबल सब्सटेंस हम कब कहते हैं? जब उस सॉल्युबिलिटी की वैल्यू लेस देन 10⁻⁻² मोलर आती है। क्या मतलब हुआ इसका? तो आपको याद होगा जब हमने 11th क्लास में ये डिस्कशन किया था सॉल्युबिलिटी का, तो हमने ये डिस्कशन किया था कि सॉल्ट्स जो हैं वो 3 कैटेगरीज में हम रखते हैं, सॉल्युबल, पार्शियली सॉल्युबल और स्पैरिंगली सॉल्युबल। तो ऐसे सॉल्यूट्स, ऐसे सॉल्ट जो बहुत ही कम घुलते हैं, डायरेक्टली मैं कह सकता हूँ स्पैरिंगली सॉल्युबल है। ठीक है, फिर हमने एक टर्म डिफाइन की थी सॉल्युबिलिटी। तो हमने कहा था बड़ा आसान होगा, इस सिंपल से शब्दों में आप ध्यान रखना। आपको ऐसे ध्यान रखना है कि जो भी सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनेगा उसके अंदर जो उसकी सॉल्युबिलिटी देखने को मिलेगी, सॉरी, उसके अंदर जो उसकी मोलैरिटी देखने को मिलेगी। वापस से कहता हूं, अगर मुझे सॉल्युबिलिटी को डिफाइन करना है तो मुझे कहना चाहिए कि जो भी सॉल्यूट मैं ऐड कर रहा हूं, जो भी मैं सॉल्यूट डिसॉल्व कर रहा हूं, उसका मैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाऊं, और उस सैचुरेटेड सॉल्यूशन में जो भी मोलैरिटी देखने को मिलेगी उसे ही मैं क्या कहूंगा? सॉल्युबिलिटी कहूंगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने उसे डिफाइन किया था। तो जब सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर मोलैरिटी की वैल्यू 10⁻⁻² से भी कम हो जाए, तो उस केस में हम कहते हैं कि वो सॉल्यूट बहुत ही कम घुला है, और उसके लिए नाम देते हैं स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। ये डेटा क्योंकि एनसीईआरटी में गिवन है, तो मैं चाहूंगा कि ये पता होना चाहिए आपको। ठीक है, अब स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट के लिए जो डिसोल्यूशन प्रोसेस है वो रिवर्सिबल होता है। तो कहने का मतलब, अगर बेरियम सल्फेट के लिए लिखूंगा तो मैं कुछ ऐसा लिखूंगा, दिस इज +2 + SO4 2 नेगेटिव, ऐसा। और यहां पे मैं लिखूंगा तो मैं लिखूंगा ये कुछ इस तरह से आएगा कि भैया Pb+2 एक्वस, ये सब एक्वस आ जाएगा, +2 CH3COO नेगेटिव। तो यहां पे हम क्या कर सकते हैं? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख सकते हैं। जैसे पहले वाले के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जब मैं लिखूंगा तो ये लिखा जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ बेरियम इनटू कंसंट्रेशन ऑफ सल्फेट, और इसी को हम क्या लिखते हैं? बेरियम सल्फेट का Ksp। यानी पहली बात तो ये हमने समझी कि भैया डिसोल्यूशन प्रोसेस के लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखा गया, जो Kc लिखा गया, वही क्या होता है? Ksp होता है। पहली बात तो ठीक है। तो ऐसे ही मैं आपसे पूछूं कि दूसरे केस में के इक्विलिब्रियम यानी Kc हम कैसे लिखेंगे, तो मैं कहूंगा Ksp, और ये तो हम बड़े अच्छे जानते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ Pb+2 और कंसंट्रेशन ऑफ CH3COO नेगेटिव का स्क्वायर। बट अगर मान लो आपको इन दोनों की कंसंट्रेशन डायरेक्ट ना दे, आपको तो सॉल्युबिलिटी दे, तो उसके लिए हमने फॉर्मुला पढ़ा था कि Ksp का जनरल फॉर्मुला हमने पढ़ा था। हमने लिखा था Ksp विल बी इक्वल्स टू x की पावर x, y की पावर y, और सॉल्युबिलिटी की पावर x + y। जहां हमने कहा था x का मतलब नंबर ऑफ फर्स्ट टाइप ऑफ आयंस, या सरल भाषा में कहूं तो नंबर ऑफ कैटायंस, ऐसा बोल देता हूं मैं, इन वन मॉलिक्यूल। और y जो है ये नंबर ऑफ सेकंड टाइप ऑफ आयन, आइडियल तो सेकंड और फर्स्ट टाइप ऑफ आयन बोलना चाहिए, बट सरल भाषा में कह सकता हूं नंबर ऑफ एनायंस इन वन मॉलिक्यूल। जैसे अगर मैं अप्लाई कर रहा हूं बेरियम सल्फेट के ऊपर, तो आप कहेंगे सर इसके अंदर कैटायन तो आपके पास 1 है, एक ही है पूरे मॉलिक्यूल में, बेरियम +2, और एनायन जो है वो भी एक ही है, विच इज सल्फेट। तो मैं कह सकता हूं यहाँ पे x की वैल्यू भी 1 है,
और y की वैल्यू भी 1 है, तो ऐसे में KSP जो है ये आ जाएगा 1 की पावर 1 इंटू 1 की पावर 1 और s की पावर 1 प्लस 1 यानी s की पावर 1 प्लस 1 यानी स्क्वायर। वहीं पे जब मैं बात करूंगा PbCH3COO होल ट्वाइस की, तो मैं कहूंगा x की वैल्यू तो 1 है क्योंकि कैटायन तो Pb+2 एक ही है पूरे मॉलिक्यूल में, लेकिन y की वैल्यू कितनी है 2। तो ऐसे मैं कहने वाला हूं KSP जो हो जाएगा 1 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 2 और s की पावर 1 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 4s³ ऐसा। अब यहाँ पे हम सॉलिबिलिटी की वैल्यू पुट कर सकते हैं और हमें क्या मिल जाएगा KSP। तो KSP निकालना हम सीख गए हैं, जनरल फॉर्मूला हो गया x की पावर x, y की पावर y, s की पावर x प्लस y। अब सवाल उठता है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की हेल्प से ये सॉलिबिलिटी हम कैसे निकाल सकते हैं, तो चलिए उस पर हम बात करते हैं। तो देखिए हमने कहा कि S यानी ये क्या है सॉलिबिलिटी, और अभी अभी हमने समझा, ये डिस्कशन किया, ये रिवीजन किया कि सॉलिबिलिटी का मतलब होता है मोलैरिटी ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और हम ये जानते हैं कि भैया सैचुरेटेड सॉल्यूशन ये जो बनाने वाले हैं ये किसका बना रहे हैं, तो ये बना रहे हैं हम स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट का। किसका बना रहे हैं, स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट का। अब जरा सोचिए, आपके पास एक ऐसा सॉल्यूट है जो बहुत ही कम घुलता है, जिसे अपन ऑब्जर्व भी नहीं कर सकते, इतना कम घुलता है, उसे हमने पानी में डाला, डिसॉल्व किया, तो ऐसे में अगर वो ना के बराबर घुलता है तो जो उसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन में बनेगा उसके अंदर सॉल्यूट की घुली हुई मात्रा, घुली हुई अमाउंट तो बहुत ही कम होगी। और अगर घुली हुई अमाउंट बहुत ही कम है तो मैं कह सकता हूं वो इनफाइनाइटली डायल्यूटेड सॉल्यूशन की तरह बिहेव कर रहा है। तो ऐसे केस में अगर मैं उसके ऊपर ये फॉर्मूला लगा रहा हूं लैम्डा m इक्वल्स टू, फॉर एग्जांपल सेंटीमीटर की यूनिट में है हमारे पास कप्पा, तो कप्पा इंटू 1000 डिवाइड बाय m। तो मैं अगर ये इनफाइनाइटली डायल्यूटेड सॉल्यूशन के ऊपर ही अप्लाई कर रहा हूं तो मैं कह सकता हूं जो स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है उसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन इनफाइनाइटली डायल्यूटेड सॉल्यूशन की तरह बिहेव कर रहा है। तो मैं डायरेक्टली कह सकता हूं लैम्डा m मतलब लैम्डा m जीरो आ गया। और ये जो m है इसको मैं बदल सकता हूं इससे, सॉलिबिलिटी से, है ना। तो मैं कह सकता हूं क्योंकि ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट का इनफाइनाइटली डाइल्यूटेड सॉल्यूशन की तरह बिहेव कर रहा है, इनफाइनाइटली डाइल्यूटेड सॉल्यूशन जैसा है। सर ये बात समझ में नहीं है क्या मतलब, तो आपको समझना है कि ये एक ऐसा सॉल्यूट है जो बहुत ही कम घुलता है। तो फॉर एग्जांपल मैं AgCl की बात करूं तो AgCl मेरे पास भर भर के है, मैंने पानी में डाल दिया, स्टर किया, लेकिन मैं ये देख रहा हूं कि AgCl तो ना के बराबर घुलता है। अगर मैं इनऑर्गेनिक की भाषा में बोलूं तो इसे इनसॉल्युबल कहेंगे। तो जब मैं उसे डिसॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं तो वो घुल ही नहीं रहा है, मुझे दिख तो नहीं रहा है कि घुलता हुआ, तो बहुत ही कम डिसॉल्व किया, तो उसे मैं कहूंगा स्पैरिंगली सॉल्युबल। अब इस सॉल्यूशन की मैं बात करूं तो मैंने इसको छान लिया, अब जो सॉल्यूशन मेरे पास है उसे मैं कहूंगा दिस इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ AgCl। सर सैचुरेटेड कैसे बोल रहे हैं, क्योंकि मैंने भर भर के ऐड किया और उसे खूब घोलने की कोशिश की, तो जितना मैक्सिमम घुल सकता था वो घुल गया, और जितना मैक्सिमम घुल सकता है वो अगर घुल दिया जाए तो सॉल्यूशन बनेगा, उसे बोलेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन में बना चुका हूं। अब जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना चुका हूं उसमें सॉल्यूट क्योंकि बहुत ही कम घुला है तो टेक्निकली उसमें सॉल्वेंट ही, उसमें पानी ही है मेजॉरिटी ऑफ अमाउंट के अंदर, तो मैं कह सकता हूं वो इनफाइनाइटली डाइल्यूटेड सॉल्यूशन की तरह बिहेव कर रहा है। तो अगर फॉर एग्जांपल मुझे AgCl का निकालना है तो Ag पॉजिटिव और Cl नेगेटिव का लैम्डा m जीरो मैंने देखा, जोड़ा, और मुझे ये मिल गया लैम्डा m जीरो उसका, कप्पा की वैल्यू मिल गई, 1000 मिल गया, और बेसिकली यहां से मैं सॉलिबिलिटी निकाल सकता हूं। तो दिस इज कप्पा 1000 तो मेरे जेब में ही होता है, और नीचे आ गया लैम्डा m जीरो। अच्छा यहाँ पे इस बात का ध्यान रखें, कई बार क्या होता है बालक प्रश्न पढ़ता है और वो लैम्डा m जीरो ढूंढ रहा है, कहीं नहीं लिखा है कि लिमिटिंग मोलर कनेक्टांस है या लिमिटिंग इक्विवेलेंट कनेक्टांस है या ये मोलर कनेक्टांस है इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो ध्यान रखिए, अंडरस्टूड रहेगा कि जो भी स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट का लैम्डा m दिया जाएगा वही उसका लैम्डा m जीरो है, ये अंडरस्टूड रहेगा, तो उसे कहने की जरूरत नहीं है। लैम्डा m जीरो उसने बोल दिया तो अच्छी बात है, नहीं भी बोला तो भी ये अंडरस्टूड होगा, ये बात ध्यान रखें। तो यहां से हम क्या करेंगे, यहां से हम सबसे पहले तो क्या करेंगे, सॉलिबिलिटी की वैल्यू निकालेंगे और फिर हम इस फॉर्मूला इंपुट कर देंगे KSP इक्वल्स टू x की पावर x, y की पावर y और सॉलिबिलिटी की पावर x प्लस y। ध्यान रखें, दो से ज्यादा टाइप के आंसर होंगे तो z भी इन्वॉल्व हो जाएगा, तो फिर आ जाएगा x की पावर x, y की पावर y, z की पावर z और s की पावर x प्लस y प्लस z। इस बात का ध्यान रखें। चलिए इसे बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं।
बाकी क्वेश्चंस आपके सामने होंगे ही, यानी आपके पास होंगे ही ELP की फॉर्म में, तो उन क्वेश्चंस को आप कर सकते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं और डेटा एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। बहुत सिंपल है। द कंडक्टिविटी ऑफ अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ बेरियम सल्फेट इज 3.06 into 10⁻⁻⁶ ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। तो साफ है कि ये डेटा जो दिया गया है ये कप्पा का डेटा है, एंड इट्स मोलर कंडक्टेंस इज 1.53 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन है बेरियम सल्फेट का, और फिर आखिरी में उसका केस भी पूछ रहा है, तो केस भी पूछ रहा है तो केस भी पूछेगा तो स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट होगा। सैचुरेटेड सॉल्यूशन और स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट इनफाइनाइटली डाइल्यूटेड सॉल्यूशन की तरह बिहेव कर रहा है, तो टेक्निकली आपके पास आ गया उसका लैम्डा m, और वही क्या होगा उसका लैम्डा m0, ये है 1.53। वहीं पे कप्पा आपको गिवन है, दिस इज 3.06 into 10⁻⁻⁶। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं कि भैया सॉलिबिलिटी अभी भी हमने देखा ये हो गया, दिस इज कप्पा इंटू 1000। अच्छा, 1000 ऊपर आएगा, नीचे ये सब सेंटीमीटर और मीटर की यूनिट पे डिपेंड करेगा। अगर मीटर में होता तो नीचे लिखता मैं, और तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास नीचे लैम्डा m या लैम्डा m0, बात एक ही ध्यान रखें। तो ये आ जाएगा 3.06 into 10⁻⁻⁶ into 10⁻³ and this is lambda m0 which is 1.53। साफ दिख रहा है, this is 2 and this is solubility is 2 into 10⁻⁻3। अब जरा गौर से देखिए बेरियम सल्फेट को, तो बेरियम सल्फेट में साफ दिख रहा है कि कैटायन एक ही है, एनायन आपके पास एक ही है, तो x की वैल्यू भी 1 है और y की वैल्यू भी 1 है। तो ऐसे में लिखेंगे KSP इक्वल्स टू 1 की पावर 1 इंटू 1 की पावर 1 s की पावर 1 + 1 यानी s का स्क्वायर। तो ये लिख दिया मैंने 2 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर विच इज बेसिकली 4 इंटू 10⁻⁻6। ये आपके पास आ गया इसका KSP। ठीक है, तो ये हमने एप्लीकेशंस ऑफ कॉलरस लॉ किया। जैसा मैंने कहा इंपॉर्टेंट है, जितना प्रैक्टिस आप करेंगे उतना आपको ये और समझ में आएगा। है जो चीज़ें बहुत फंडामेंटल और बेसिक, हर चीज़ लॉजिकल है जो हमने क्लास में डिस्कस की। अब आपके क्वेश्चन पर डिपेंड करता है, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और जो भी डाउट हो वो मुझे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं।